हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर शो के बारे में। आज 10 मई 2021 है, तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या यूपी ट्रिपल एस या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोकने की भारतीय चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया है। मीडिया की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको मुझे बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में यदि मान लीजिए कोई भी मामले की सुनवाई होती है तो उसमें जो भारतीय मीडिया होती है उसकी रिपोर्टिंग करती है। मतलब जो भी वहाँ पर बयानात होते हैं, जो वकील वगैरह जो भी बोलते हैं, जज जो भी बोलते हैं, तो उस सब की रिपोर्टिंग की जाती है और पब्लिकली वो जो है अवेलेबल भी होता है। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक याचिका दायर की थी कि ये जो है जो रिपोर्टिंग है इसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है कि जो है न्यायालय की पारदर्शिता से ये रिलेटेड मसला है, तो इसमें जो है इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो मीडिया की स्वतंत्रता मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 का एक पार्ट जो कहता है वो ये कहता है कि आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19 कहता है हमारा। मैं आपको बता दूं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं उन्हीं में जो है हमारा जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसी में हमारा लिखा गया है अनुच्छेद 19 नंबर 1 में। तो आर्टिकल 19 का 1 पार्ट हमारा मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा मैं अनुच्छेद नंबर 18 आपको बता दूं, तो इसमें ये लिखा गया है उपाधियों का अंत है। देखो, उपाधियों का अंत ऐसे होता है, मान लीजिए किसी को भी भारत रत्न का अवार्ड दे दिया गया, जैसे अभी मतलब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये नहीं लिख सकते। ऐसा यदि वो करते हैं तो वो जो है इस अवार्ड के अपात्र माने जाएंगे, तो ये अवार्ड उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो उपाधियों का अंत किया गया, क्योंकि पहले होता ये था, किसी भी व्यक्ति को जैसे पहले बादशाह की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को सुल्तान की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को गाजी की उपाधि दे दी जाती थी। पहले होता नहीं था, महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके की जो उपाधियां हैं इनका अंत कर दिया, कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में जो है एक डिफरेंस पैदा करती हैं। एक मतलब सुप्रीमेसी को दिखाती है। यदि कोई भी व्यक्ति के पास उपाधि है तो वो मतलब सुप्रीम हो जाता है किसी से, तो एक तरीके का डिसबैलेंस आता है। तो इसको लेकर के अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। अनुच्छेद 17 के बारे में बताऊं तो इसमें जो है छुआछूत के बारे में है। मतलब छुआछूत के आधार पर आप जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, एससी है, एसटी है, किसी भी समुदाय का हो, आप उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो न्यायालय में आपको दंड के भागी होंगे। तो ये अनुच्छेद नंबर 17 हमारा कहता है। लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट दी गई है, जैसे कोरोना अभी चल रहा है हमारा। तो कोरोना में यदि मान लीजिए आप अभी तो ये छुआछूत की बीमारी है, यदि आपके साथ कोई भी छुआछूत करता है तो आप इसके खिलाफ अगर केस कोर्ट में जाइएगा तो ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को असाध्य बीमारी है, अभी जैसे ये महामारी फैली हुई है, तब यहाँ पर जो है छुआछूत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 21 के बारे में बता दूँ। अनुच्छेद 21 हमारा ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अनुच्छेद नंबर 21 कहता है हमारा, हमको जीवन जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया है। तो इसमें जो होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसी के तहत जो है इसका 21 का ये पार्ट जोड़ा गया था। 21 का इसको जोड़ा गया था 86 में संविधान संशोधन किया गया और 2002 में। तो इसमें जो है शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो 6 से 14 वर्ष तक की जो भी बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा जो है प्रोवाइड कराई जाए। तो ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके बाद बात करता हूँ भारतीय मीडिया। मैंने आपको बताया अनुच्छेद नंबर 19 का 1 में भारतीय संविधान में इसका वर्णन है। तो इसमें जो है इसको इससे ताकत मिलती है कि ये जो है इनको बोलने का अधिकार है। तो भारतीय मीडिया का हाल मैं आपको बता दूं इसका क्या हाल है, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 142वीं रैंक है टोटल 180 नंबर में से। तो 142वीं भारतीय मीडिया की रैंक है। आप देख सकते हैं भारतीय मीडिया का क्या हाल है। तो ये इसको जो जारी करता है वो जारी जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, वो उसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ये पेरिस फ्रांस की एक संस्था है, वो इसको जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज किया है। तो मैं बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें जान लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा अनुच्छेद नंबर 124 में इसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में
जजों की संख्या मैं बताऊं तो जजों की संख्या 33 प्लस 1 जो है जजों की संख्या है, जिसमें 33 तो जज होते हैं, एक इसमें CGI हैं। तो टोटल जो जज हैं वो हमारे 34 होते हैं, एक जो होते हैं वो हमारे CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 48वें नंबर के जो CGI हैं वो NV रमन्ना 48वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा मैं बता दूं पहले जो चीफ जस्टिस थे वो आप ध्यान रखिएगा HJ कानिया, हीरालाल जी कानिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो 48वें नंबर के भारत के CGI हैं वो आप देख सकते हैं, ये NV रमन्ना 48वें नंबर के भारत के CGI हैं। इनसे पहले जो 40 नंबर के CGI थे वो आप इस फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ध्यान रखिएगा। अभी ये जो है अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो टर्म होता है वो 65 ईयर्स तक ही ये जो है रह सकते हैं अपने पद पर। तो इसके बाद बात करूंगा निर्वाचन आयोग के बारे में, क्योंकि निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इसकी जो स्थापना हुई थी भारत में 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। साथ ही साथ जब इसकी स्थापना हुई थी तब पहली बार भारत में जो आम चुनाव कराए गए वो 1951-1952 में कराए गए थे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं 1951, जब ये पहला आम चुनाव का जो रिजल्ट आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इससे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जब कैबिनेट सभा बनी थी, कैबिनेट सभा, तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो पहले जो CEC थे, हमारे फर्स्ट CEC जो थे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो थे सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा हाल ही में जो चीफ इलेक्शन बनाए गए हैं नए 24वें नंबर के हैं, इनका नाम है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्र जो हैं वो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। इनके साथ ही साथ जो अभी रिटायर हुए हैं 23वें नंबर के, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा जो हैं वो 23वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन हैं। देखो चीफ इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग होता है, इसका काम ये होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसका काम ये रहता है कि ये जो है पूरे भारत में जो है जो आम चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव हो गए उसका आयोजन यही कराएगा, राज्यसभा के चुनाव का भी आयोजन भी यही कराता है, राज्यसभा के चुनाव। इसी के साथ ही साथ जो विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो ये सब जो चुनाव है इसकी जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। आप ध्यान रखिएगा जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो विधायक ही के चुनाव नहीं कराता है, और जो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग होता है वो जो पंचायती राज चुनाव जो होते हैं उनको उसके द्वारा कराया जाता है, पंचायती राज चुनाव को। इसके बाद ये देखिए जो 23 जो अभी जो नए हाल ही में CEC बनाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 24वें नंबर के सुशील चंद्रा हैं, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने जो है हाल ही में पदभार संभाला है, तो आप ध्यान रखिएगा अभी जो भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी के परीक्षण की अनुमति दे दी है। 5G की अधिकतम स्पीड क्या होने वाली है इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो मैं आपको बता दूं अभी जो है 5G के ट्रायल की भारत में अनुमति दे दी गई है। इसमें जो है जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल हो जाती है, एयरटेल भारतीय है, इसी के साथ ही साथ जियो है हमारा, जियो के साथ साथ वोडा और आइडिया जो दोनों मिलकर के BI हो गए। तो जो भारतीय दूरसंचार कंपनियां हैं इनको अनुमतियां दे दी गई है। तो इसकी जो अधिकतम स्पीड होगी वो 20 GB/s जो है इसकी अधिकतम स्पीड होने वाली है। इसके अलावा मैं बता दूं जो 5G का जो ट्रायल है, पहले जो है ये 5G का मतलब होता है जनरेशन, तो जनरेशन से मतलब जैसे सबसे पहले 1G था तो फर्स्ट जनरेशन था, 2G में सेकंड जनरेशन हो गया, 3G में थर्ड जनरेशन हो गया, 4G में फोर्थ जनरेशन जो कि अभी हाल ही में चल रहा है। तो 5G का जो है ट्रायल किया जा रहा है। तो इसमें होगा ये कि ट्रायल जो सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही ना सीमित रह जाए, मतलब जैसे जो महानगर है, मेट्रो सिटीज़ हैं, उन्हीं तक अगर सीमित रह गया तो ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी 5G की पहुँच कैसे सुनिश्चित की जाए उसको लेकर के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका ट्रायल कराया जाएगा, और जो अर्ध शहरी उनमें भी कराया जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में भी इसका ट्रायल कराया जाना है। इसके अलावा मैं बताऊं जो सबसे पहले जो ट्रायल कराया गया, जो हैदराबाद में जो है सबसे पहले 5G का ट्रायल कराया गया, हैदराबाद पहला शहर है जिसने ट्रायल करा, और किसने कराया था वो भी ध्यान रखिएगा, एयरटेल कंपनी के द्वारा ये ऐसा कराया गया था। इसके बाद बात करेंगे ये जो कंपनी कराने वाली थी, जैसे चाइना की कंपनी ये चाह रही थी कि हम जो है ये
जो हुवाई और जेट कंपनियां हैं ये चाहती थी कि भारत जो है चीन को अनुमति दे कि ये जो है यहाँ पर ट्रायल करें, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष जो अमेरिकी एजेंसियां हैं इनका ये कहना है कि अगर जो है इनको ट्रायल की अनुमति दी जाएगी तो इससे जो है जासूसी का खतरा हो सकता है। तो इसको लेकर के भारत सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क है। तो भारत सरकार ने हुवाई और जेट कंपनियों को जो है ट्रायल की अनुमति नहीं दी है। भारतीय जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ट्रायल की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे, देखिए 1G 2G 3G 4G 5G। तो 1G जो होता है हमारा, ये आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले 1G आया था, उसके बाद 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G आता है। देखो 1G में जो था 1980 में आया था, 1G जो था 1980 में आया था। इससे सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल हो सकता था, आप मानी की बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। 1990 में 2G आया, तो 2G में जो है थोड़ी स्पीड बढ़ी इंटरनेट की, 64 kbps जो है वो स्पीड हो गई थी 2G में। इसके बाद 3G आया, 3G जो आता है तो इसमें जो स्पीड है वो 1 Mbps से लेकर के 2 Mbps तक इसमें स्पीड आती थी। तो जो 4G अभी जो चल रहा है वो 1 Gbps तक इसमें स्पीड आ जाती है, और जो 5G आने वाला है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 20 Gbps जो है होने वाली है, 20 GB/सेकेंड। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो मैं आपको बता दूं, पत्रकार जो हैं इनको फ्रंट लाइन जो वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर इनको घोषित कर दिया गया है। और इनको घोषित किसने किया है? सबसे पहले ऐसा करने वाला जो राज्य है, उड़ीसा और उत्तराखंड दोनों ही राज्य जो हैं इनको फ्रंट लाइन जो वॉरियर हैं वो इनको घोषित कर चुके हैं। तो मुफ्त टीकाकरण की जो योजना स्टार्ट की गई है वो दिल्ली ने कहा है कि हम जो है इनको जो है मुफ्त टीकाकरण कराएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी आप देख सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत की राजधानी 1911 से पहले जो है कोलकाता हुआ करती थी। तो कोलकाता से राजधानी दिल्ली जो है कब स्थानांतरित हुई वो आप ध्यान रखिएगा। सन 1911 में राजधानी का स्थानांतरण होता है, तो राजधानी जो है वो कोलकाता से लेकर के दिल्ली आई गई। देखो इसका इतिहास ये है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1905 में हुआ यह था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। देखो ये आपको बांग्लादेश जो देख रहे हैं वो ईस्ट बंगाल बना था, और इसके इधर जो अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल का रीजन है ये वेस्ट बंगाल, इसको अभी भी वेस्ट बंगाल कहते हैं। देखो तो ये तो दो भागों में विभाजित किया गया 1905 में। तो उसके बाद 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत आए थे। तो उसके बाद जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ 1911 में ही जो भारत की राजधानी थी उसको कोलकाता से दिल्ली लेकर के आया गया, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली के बारे में बता दूं, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 70 सीट हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। इसके साथ ही साथ एक नई दिल्ली को लेकर के एक नया बिल पारित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि उपराज्यपाल जो होगा यहाँ का, दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, मतलब LG ही यहाँ के जो है सरकार के प्रमुख होने वाले हैं। ऐसा जो है बिल संसद में अभी पारित किया जा चुका है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए अभी पत्रकारों के बारे में अगर मैं बताऊं तो पत्रकार जो है 100 से अधिक पत्रकारों की भारत में जो है कोविड-19 के चलते मृत्यु हो चुकी है। रोहित सरदाना आप जानते होंगे, आज तक के महान पत्रकार जिनका जो है कोविड-19 की वजह से ही निधन हुआ। तो काफ़ी पत्रकारों की जो है निधन हो चुकी, क्योंकि ये जो है काफ़ी फ्रंट लाइन पर जाकर के वर्क करते हैं। जैसे इनको अस्पताल से भी लाइव करना होता है, शमशान घाट से भी लाइव करते हैं, हर जगह से जो है इनको लाइव करना होता है। तो काफ़ी खतरे के साथ ये भी खेलते हैं, तो इसीलिए इनको फ्रंट लाइन वॉरियर जो है घोषित किया गया है कुछ राज्यों के द्वारा, लेकिन सभी पूरे देश में जो है इनको फ्रंटलाइन को अभी वॉरियर जो है नहीं घोषित किया गया है। साथ ही में टीकाकरण की भारत में बात करूं तो टीकाकरण की जो शुरुआत हुई वो भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरुआत होती है। पहला जो टीका लगाया गया वो मनीष कुमार के पहला टीका लगाया गया था। और साथ ही साथ भारत में जो वैक्सीन चल रही है वो 2 वैक्सीन चल रही हैं, एक तो कोविशील्ड चल रही है, दूसरी कोवैक्सीन चल रही है। तो कोविशील्ड जो है इसको सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, और कोविशील्ड को जो है वो भारत बायोटेक बना रहा है। तो भारत बायोटेक जो है इसका देखो ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन जो है पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है इसमें, और जो कोविशील्ड है इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोनों मिलकर के बना रहे हैं, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद इसका निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे एक और वैक्सीन है जिसको भारत में जो है मंजूरी दी जा चुकी है, स्पुतनिक V। ये रूस की वैक्सीन है, इसको भी भारत में अनुमति दी जा चुकी है। तो इसकी भी जो खेप है वो रूस के द्वारा भारत में भेजी जा चुकी है, तो इस वैक्सीन का भी भारत में उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे भारत में टीका उत्सव भी
मनाया गया। टीका उत्सव जो मनाया गया वो उसका मनाने का उद्देश्य क्या था वो मैं आपको बता दूं। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो है क्योंकि उस वक्त जो है 45 से प्लस के जो है टीके लग रहे थे, तो इसका उद्देश्य ये था कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। तो 11 से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है टीका उत्सव मनाया गया। तो देखो 11 अप्रैल को जो है वो महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती होती है और 14 अप्रैल को आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती होती है। तो इसी के बीच जो है भारत में टीका उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही साथ बात करेंगे भारत में जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई। तो ऑक्सीजन की जो एक्सप्रेस है वो पहली जो ऑक्सीजन की एक्सप्रेस थी वो मैं आपको बता दूं, तो पहली ऑक्सीजन की एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चलाई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ऑक्सीजन भी किया गया। ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है वो वायुसेना के द्वारा चलाया गया। तो इसमें जो है ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पर जो है एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है। देखो कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की भारत में काफ़ी कमी आई है। इसको लेकर के भारत सरकार जो है काम भी कर रही है, काफ़ी राज्य सरकारें भी इसमें लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है ऑक्सीजन की कमी पर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही बात करते हैं जो भारतीय नौसेना है इसने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है। देखो समुद्र सेतु 2 जो है इसमें होगा ये कि नौसेना जो है विदेशों से जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसको लेकर के आएगी। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन शिप हैं, इसमें भारत के जो है 7 से ज़्यादा शिप जो है इसमें उतारे गए। तो ये जो है विदेशों से जो है और लिक्विफाइड जो ऑक्सीजन है उसके टैंकर को नौसेना जो है इसको लेकर के भारत आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या है ये आपको मुझे बताना। मैं आपको बता दूं ये एक तरीके की बीमारी है। देखो जिससे जो होता ये है कि मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोविड-19 से ठीक हो जाता है, तो कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों में जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस ये जो बीमारी है ये पाई जा रही है। मतलब एक बीमारी से तो हम उभर नहीं पा रहे हैं, दूसरी बीमारी हमारे लिए सामने खड़ी हुई है। तो ये जो है म्यूकोरमाइकोसिस ये चर्चा में इसीलिए रहा है, कोविड-19 के बाद जो है लोगों में ये जो है इसके लक्षण देखे गए हैं। ये एक तरीके का फंगस होता है, ये काला फंगस है, ये आँखों को प्रभावित करता है। मतलब जो पुतलियाँ होती हैं वो आँखों की पुतली बाहर आ जाती है। तो इसमें जो डेथ रेट है वो 50% से ज़्यादा जो है इसमें डेथ रेट है। मतलब इसमें भी मृत्यु, यदि मान लीजिए पहले तो व्यक्ति जो है अगर उसको पता चल जाए कि उसको कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसी में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए बचता भी है तो उसको जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये ख़त्म कर देगा। तो ये जो है भारत में इस वक्त पता, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है इस वक्त जो है आपदाओं से घिरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये जो फंगस है, काला फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो इसीलिए चर्चा में रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये देखिए ये जो बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस आफ्टर कोविड-19 के बाद में ये हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इनका नाम है विजय राघवन। इनका ये कहना है कि भारत में जो है कोविड-19 की 3rd वेव आनी है, इसको नहीं रोका जा सकता। इसीलिए जो है भारत को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप जो है ऑक्सीजन को ऑडिट कीजिए, भारत में जो है कितनी ऑक्सीजन उपस्थित है उसको ऑडिट कीजिए, ऐसा कहना है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का। तो ये विजय राघवन है, इनका ये कहना है। देखो 3rd वेव जो आएगी उसमें हो सकता है कि आगे, क्योंकि अभी तक जो है बच्चों को टीके नहीं लगाए जा रहे हैं, तो अभी जो टीका उपलब्ध है हमारे भारत में वो 18+ के लिए टीका उपलब्ध है। टीका कार्ड जो है 18+ के लिए चल रहा है। तो हो सकता है कि 3rd वेव में जो है बच्चे भी प्रभावित हों, तो ऐसा अनुमान है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप जो है इसकी तैयारी पहले ही करके रखिए। काफ़ी राज्य सरकारें भी इसमें जुट गई हैं कि 3rd वेव अगर कोरोना की आती है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया। तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है 8 मई को मनाया जाता है। देखो 8 मई को जो हेनरी डुनान्ट जो वर्ल्ड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे उनके द्वारा जो है उनका जो है बर्थडे होता है, इसीलिए जो है हेनरी डुनान्ट रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 7 अप्रैल को मैं बता दूं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। और आप यह ध्यान रखिएगा विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है अमेजन वर्षा वन में उपस्थित है। साथ ही बात करेंगे 22 अप्रैल के बारे में, वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है मैंने आपको बता दिया 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, हेनरी डुनान्ट जी साहब का बर्थडे होता है। इसके अलावा ये जो है रेड क्रॉस जो सोसाइटी है हमारी, इसकी स्थापना जो है
इसकी स्थापना बता दूं 8 मई में जो है 1863 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 8 मई 1863 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसको 3 बार नोबेल पीस का जो है अवार्ड मिल चुका है। एक तो 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, 1963 में मिला था। देखो मैं आपको बता दूं इसका जो मकसद होता है, इसका जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका मकसद यही रहता है कि ये जो है कि मतलब जो भी जैसे जो भी वॉर टाइम होता है, तो वॉर टाइम में जो भी सैनिक वगैरह जो भी घायल हो जाते हैं उनको जो है उपचार दिया जा सके। तो ये जो है चाहे उनका देश के सोल्जर हों चाहे दुश्मन देश के सोल्जर हों, तो सभी को जो है ये उपचार की व्यवस्था कराते हैं। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो काफ़ी अच्छा काम करती है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। तो हेनरी डोनाल्ड जो है इनको सबसे पहली बार नोबेल पीस अवार्ड दिया गया था 1901 में, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो किसको दिया गया, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, जो हमारा 2020 का है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और जो 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ इसी को दिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे, ये देखिए जो युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनकी जो है ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इनकी मदद करती है, चाहे वो इनके देश के सैनिक हों चाहे वो किसी दुश्मन देश के सैनिक हों। तो ये ऐसा जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से लेकर के 18 तक चला, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ 1939 से लेकर के 45 तक, इसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसकी के लिए जो है इनको 3 बार जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी अवार्ड दिया जा चुका है। तो ऐसा जो है रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, हाल ही में किसने छाती एक्सरे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण आत्मन विकसित किया है। देखो मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले न्यूज ये आई थी, जो भारत के एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका ये कहना था कि सीटी स्कैन जो है वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं उससे लोगों में कैंसर का जो खतरा है वो 2000 गुना अधिक बढ़ जा रहा है, और जो संक्रमण होता है वो 200 गुना अधिक निकल रहा है। तो इसको लेकर के डीआरडीओ ने एक तकनीक विकसित की है कि आपका जो है एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे होगा, इसी में जो है आपका जो अगर फेफड़ों का संक्रमण होता है तो उसका पता लगाया जा सकेगा। ये जो फेफड़ों का संक्रमण होगा उसमें हम पता लगा लेंगे। तो ऐसा कहना है, ये डीआरडीओ जो है इसको करने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है डीआरडीओ होगा। तो डीआरडीओ के बारे में बता दूं आपको, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। डीआरडीओ जो है पूरी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो हमारा था, इसमें जो मिसाइलों का निर्माण करता है वो भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत और किस देश की तरफ से रखा गया वैक्सीन पेटेंट में छूट के प्रस्ताव को अमेरिका ने समर्थन किया है। तो मैं आपको बता दूं, जो पेटेंट होता है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है, तो इसको लेकर के मान लीजिए कोई भी चीज़ कोई भी देश अगर बना लेता है सबसे पहले, तो उसको जो है पेटेंट दे दिया जाता है। अगर पेटेंट दे दिया जाएगा तो उसको जो है उसी के पास अधिकार होता है कि वो जो है उसी चीज़ का जो है निर्माण कर सके, और यदि मान लीजिए वो किसी और को भी निर्माण करने की अनुमति देता है तो उससे जो है कुछ ना कुछ वो टैक्स वसूलेगा, पैसा वसूलेगा। इसी के तहत जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, तो इसके साथ जो है भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे मिलकर के कोविशील्ड जो बनाई जा रही है, तो यदि मान लीजिए भारत में जैसे 300 रुपये की उपलब्ध हो रही है, तो 150 रुपये में से जो है ये लगभग जो 50% या 40% लगभग इनका कुछ परसेंटेज होता है, तो वो तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के पास चला जाता है। तो ये पूरी समस्या होती है। इससे होता क्या है कि जो वैक्सीन होती है वो जो है महंगी हो जाती है। तो ऐसा कहना है, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ये कहा है कि जो कोविड-19 ये ऐसा संकट है कि इसमें हमको लोगों को सबसे आगे मानवता को रखना चाहिए। मतलब जो हमारा पेटेंट है, हम और चीज़ों में पेटेंट को रख लेंगे, किसी और चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होगी हमारी उसमें हम पेटेंट को रख लेंगे, लेकिन जो कोविड-19 की वैक्सीन है इसको मानवता के आधार पर जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और इसको जो है जितना सस्ते में उपलब्ध करा जा सके, ऐसा कहना है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो है अमेरिका ने इसमें समर्थन किया है। इसके अलावा मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका आप देख सकते हैं, अफ्रीका का सबसे साउथ में देश है ये। तो इसका जो है
इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ से जो ये निकलती है केप ऑफ गुड होप जो है यहीं से होकर के निकलती है। ये मेडागास्कर आप देख सकते हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और जो बोत्सवाना, नामीबिया, ये जो सब देश हैं ये अफ्रीका के ही देश हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यही जो विश्व व्यापार संगठन होता है यही जो है पेटेंट जारी करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बारे में बता दूं इसकी 164 जो है देश सदस्य हैं। 164वां जो नवीनतम इसका देश सदस्य है उसका नाम बताऊं आपको, अफगानिस्तान जो है इसका 64वां देश इसका सदस्य है। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यही जो है पेटेंट जारी करता है। इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है वो आप देख सकते हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला, ये आपको दिखाई दे रही है, नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पहली महिला महानिदेशक हैं जो कि WTO की ये बनी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं पेटेंट जो जारी होता है, पेटेंट जो जारी किया जाता है वो 20 वर्षों के लिए पेटेंट जारी किया जाता है किसी के लिए जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी ने खोज की तो उसको उसका पेटेंट दे दिया जाएगा 20 वर्षों के लिए। इसी के तहत जो है GI टैग होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है किसी भी, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र की कोई चीज़ ज़्यादा फेमस है, जैसे दार्जिलिंग की चाय है तो वो वहाँ पर ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल जो कंडीशन होती है, भौगोलिक जो स्थितियाँ होती हैं वो वहाँ पर जो है उनके लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं। तो वहाँ पर जो है जैसे तेजपुर की लीची है तो वो जो है वहीं पर ज़्यादा अच्छी उगाई जा सकती है, तो उसी जगह को है GI टैग दे दिया जाता है। तो GI टैग का जो अधिनियम आया था 1999 में जो है इसका एक्ट आया था और GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सबसे पहला GI टैग जो था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। देख सकते हैं दार्जिलिंग चाय के बागान है, आप ध्यान से देखिएगा कितने खूबसूरत बागान है। देखो दार्जिलिंग, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो भारत में चाय उगाई जाती है वो तो असम में उगाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो दार्जिलिंग स्थान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे पहला जो भारत में GI टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ किसने ली है, ये आपको मुझे बताना। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो चौथी बार शपथ है वो जो रंगास्वामी हैं इनके द्वारा जो है इसकी शपथ ली गई है, चौथी बार ये शपथ बने। देखो 5 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें वेस्ट बंगाल शामिल है, वेस्ट बंगाल के साथ ही साथ असम भी है, असम के साथ ही साथ नीचे की तमिलनाडु है और केरला है और इसके साथ ही साथ पुडुचेरी भी आ जाता है। तो पुडुचेरी में ये जो सब में चुनाव हुए हैं तो इसमें जो है N रंगास्वामी जो है इनको बनाया गया है। देखो हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये असम के CM बनने वाले हैं, इनके नाम पर मोहर लगाई जा चुकी है, ये भी शपथ जल्दी ही ले लेंगे। और स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही चुके हैं। ममता बनर्जी TMC पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बन चुकी है, ये भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। साथ ही बात करूँ पुडुचेरी की जो CM है रंगास्वामी, आप देख सकते हैं ये जो है ये रंगास्वामी है, ये जो है पुडुचेरी के पद की शपथ ले चुके हैं। पुडुचेरी आप देखिए, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, पुडुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु में आते हैं और कराईकल माहे जो है वो केरल में आता है। तो पुडुचेरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 30 सीट्स हैं और जो BJP और जो गठबंधन की पार्टी है जो इनका नेशनल जो NDA का गठबंधन है 16 सीट्स जो है इनके पास है, तो इनकी सरकार जो है बहुमत में बन गई है। तो इनका जो N रंगास्वामी है इन्होंने तमिल भाषा में शपथ ली है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पुडुचेरी है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 4 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में घोषित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड होते हैं तो स्पोर्ट की श्रेणी में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, 2021 की ये घोषित किए जा चुके हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2000 में हुई थी इनकी स्टार्टिंग। सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो टाइगर वुड्स को दिया गया था। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो राफेल नडाल को दिया गया है। तो बात कर लेते हैं, देखो राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनको किंग ऑफ द क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात ये है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है, राफेल नडाल को कहा जाता है। ये जो है जो टेनिस के जो खिलाड़ी हैं इनको कहा जाता है। देखो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होती है, दूसरा हमारा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे नंबर पर हमारा विंबलडन होता है, चौथे नंबर पर अमेरिकन ओपन US ओपन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो स्पोर्ट्स वुमेन का जो अवार्ड मिला है वो नाओमी ओसाका को मिला है, नाओमी ओसाका।
ये जापान की प्लेयर हैं, टेनिस की, जापान की खिलाड़ी हैं, इनको स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो बेस्ट टीम है वो बायर्न म्यूनिख है, जर्मनी की फुटबॉल टीम है, इसको जो है बेस्ट टीम का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, इसमें 2020 का जो अवार्ड दिया गया था वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, ध्यान रखने वाली चीज़ है, आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हाल ही में किस राज्य में पर्वत धारा जो योजना है वो शुरुआत की गई है, जो आरंभ की गई है, आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं पर्वत धारा जो योजना है वो एक तरीके से जल जो स्रोत है उनका संरक्षण करना है, ग्राउंड वाटर में बढ़ोतरी करना है, जैसे तालाब हो, चेक डैम बनाना है, पौधारोपण करना है, इस तरीके की योजना है। कुल मिला के जो भूजल स्तर है इसको बेहतर करने का ये योजना बनाई गई है। तो भूजल स्तर को बेहतर करने के ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा मैं बता दूं जो योजना है हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये योजना जो है शुरुआत की गई है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाएगा और जल स्रोत का जो संरक्षण किया जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश आप देख ही सकते हैं, देवभूमि है, काफ़ी खूबसूरत स्टेट है, आराम से आप घूमने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा घूमने में यहाँ पर मज़ा आता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ हिमाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है। अगर आपको जूम करके देखना चाहें तो ये हिमाचल प्रदेश है। इसकी राजधानी मैं आपको बता दूँ शिमला यहाँ की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इनके अलावा जयराम ठाकुर के अलावा जो यहाँ के गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल यहाँ के हैं। तो पर्वत धारा योजना आप ध्यान रखिएगा, भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए ये चलाई गई है। देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें और बता दूँ। देखो 100% LPG गैस कनेक्शन, सबसे पहले जो 100% LPG गैस कनेक्शन वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश ही है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकीला दर्रा से सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से ही ये नदी जो है प्रवेश करती है। साथ ही साथ बात करेंगे, देखो इसमें जो नेशनल पार्क है उसको देख लीजिएगा आप। ये जो नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। स्नो लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का काफ़ी खूबसूरत राज्य है, आप आराम से घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा और एक नेशनल पार्क मैं बताऊँ आपको, पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे जो है, इसके बारे में बता दूं तो इसमें जो है हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाग 1 जो है हमारा। इसमें भाग 1 में हमारा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो भारत में जितने स्टेट हैं, जैसे भारत में 28 राज्य हैं और साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये जो है भारत के संविधान के भाग 1 में लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में जो है हमारे 22 भाग हैं टोटल, और भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भाग 1 का आप ध्यान रखिएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सॉरी मैंने राज्य रख दिया है, इसका मतलब होगा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, ध्यान रखिएगा आप। तो अनुच्छेद में बता दूं आपको, अनुच्छेद ध्यान रखने वाली चीज़ है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है भाग 1 में कवर होता है। तो मैं आपको इसमें भाग बता रहा हूँ, पूरे भाग की जो डिटेल है वो हम आगे करेंगे। तो अभी सिर्फ भाग आप समझ लीजिएगा। जो संविधान का पहला भाग है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पहले भाग में हमारा 28 राज्य जो भारत में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में लिखा गया। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसके बारे में। भाग 2 हमारा क्या कहता है, इसमें लिखी गई है नागरिकता हमारी, मतलब लोगों को नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, लोगों की नागरिकता किस तरीके से छीनी जाएगी, यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो किस तरीके से नागरिकता लेगा, उसके बारे में हमारा भारतीय संविधान का भाग 2 कहता है। इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से लेकर के 11 तक इसके बारे में दिया गया है। देखो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब नागरिकता को लेकर के कोई कानून नहीं था। उसके बाद पहला जो नागरिकता कानून आया वो 1955 में आता है। तब जो है भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी उसको डिफाइन किया गया था। तो ये भाग 2 जो है हमारा नागरिकता के बारे में कहता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 के बारे में मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार आते हैं इसमें हमारे। तो मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है भारत ने अमेरिका से ली है। साथ ही साथ जैसे भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तब जो और देशों की जो अच्छी जो चीज़ें थी वो भारत ने सभी देशों से जो है अपने अंदर जो है अडॉप्ट की हैं। तो जैसे मौलिक अधिकार भारत को अमेरिका के अच्छे लगे, भारत ने ले लिए। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के अच्छे लगे, भारत ने ले लिए। मूल कर्तव्य भारत को USSR सोवियत संघ रूस के अच्छे लगे, भारत ने अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान जो है और जो देश हैं उनको इकट्ठा करके उसका निचोड़ करके बनाया गया। भारतीय संविधान जो है सबसे खूबसूरत दस्तावेज जो है वो भारतीय संविधान ही है, क्योंकि इसमें जो है आपके हर समस्या का निवारण जो है वो भारतीय संविधान है। तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं हमारे जो भारतीय संविधान के द्वारा हमको मिले हैं, हमको इनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ये हमारे
इनकी जो रक्षा करता है वो खुद सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है। यदि हमको इनका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमें ऐसा हमारा अधिकार है। और हम इसको हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो मौलिक अधिकार जो है इसका आर्टिकल मैं बता दूं 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, भाग 4 में आते हैं। तो इसमें जो है देखो जो मौलिक अधिकार हैं, यदि मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं उनके खिलाफ जो है, राज्य के खिलाफ। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो केंद्र सरकार के लिए बनाए जाते हैं, राज्य के लिए बनाए जाते हैं। मतलब वो ऐसा करेगा कि वो कल्याणकारी नीतियां बनाए, तो इसके लिए जो है नीति निर्देशक तत्व जो है बनाए जाते हैं। तो कल्याणकारी यदि नीतियां होंगी तो जो राज्य का निर्माण होगा वो अच्छा होगा। इसको वेलफेयर सोसाइटी को लेकर के डीपीएसपी को बनाया गया है। इसके अनुच्छेद में बता दूं तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है, और ये जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से जो है इनको लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 4 का। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 1976 में जो हुआ, जो इमरजेंसी के वक्त में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में जो है इसको लिखा गया है। तो जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस वक्त जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसमें जो है शिक्षा का अधिकार भी जो है इसमें जोड़ा गया। तो अभी मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है, ध्यान रखिएगा। तो भाग 4 का हमारा क्या कहता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। ये मूल संविधान में नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और जब संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जब ये हुआ था तब 10 थे, उसके बाद अभी जो हाल ही में इनकी संख्या है वो 11 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो अवधारणा है यूएसएसआर से लिया गया था, उस वक्त जो सोवियत संघ रूस था, अभी जो बाद में जो टूट करके रूस बना, वहां से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। साथ ही बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग नंबर 5। इसमें लिखा गया है यूनियन के बारे में, यानी संघ। हमारा संघ में हमारा वो आ जाता है जो पूरी हमारी केंद्र सरकार होती है, उसको जो है इसमें रखा गया है। जैसे हमारा मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, केंद्र की सरकार है, लोकसभा है, संसद है, ये सब जो है हमारी भाग 5 में आती हैं। अनुच्छेद जो है हमारा इसका 52 से लेकर के 151 तक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें जो है हमारा पूरा जो केंद्र होता है संघ आ जाता है। अगर मान लीजिए संघ आ गया तो संघ, जब भारत में हम घुस रहे हैं तो संघ पहले दिन मिलेगा। संघ के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या मिलेंगे, हमें राज्य मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा भाग 6 में हमारा राज्य आता है। तो राज्य जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनके बारे में इसमें लिखा जाता है। तो स्टेट्स के बारे में, स्टेट की क्या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, किस तरीके से वहाँ पर राज्यपाल होंगे, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद में है इसी में। और जो राज्य की विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा, राज्य का हाईकोर्ट होगा, राज्य का एडवोकेट जनरल होगा, ये सब जो है भाग 6 में लिखा गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वो 152 से लेकर के 237 तक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भाग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भाग 7 के बारे में बता दूं। ये जो अनुच्छेद 238 था, लेकिन इसको जो है संविधान से हटा दिया गया। ये संविधान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। भाग 8 के बारे में बता दूं। सबसे पहले हमने संघ देख लिया, संघ के अंदर राज्य देख लिया। जब राज्य देख लिया तो केंद्र शासित प्रदेश भी देखिएगा। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात होती है भाग 8 में। तो भाग 8 में जो अनुच्छेद है हमारा 239 से लेकर के 242 तक बात होती है। तो अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है आपको पता ही होगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें देखो जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब 2 यूनियन टेरिटरी बने थे तब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो बढ़कर के 9 हो गई थी। लेकिन जो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव हैं, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बची भारत में वो 8 संख्या बची है, ध्यान रखिएगा। और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसका वर्णन है। इसके बाद भाग 9 जो इसमें पंचायत आती है हमारी। पंचायत जो है, पंचायत जो राज व्यवस्था है भारत में पहले जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसको संवैधानिक दर्जा जो मिला वो 73वां संविधान संशोधन हुआ भारत में 1993 में। तो 1993 में ये लागू हुआ था। एक्ट जो था वो 1992 का था। तो ये लागू कब हुआ, 24 अप्रैल को लागू हुआ। तो 24 अप्रैल को ही भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो है पंचायत जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें जो है जो अनुच्छेद है हमारा 243 है, ए से लेकर के ओ तक है। तो 15 आर्टिकल तो ये हो गए, एक आर्टिकल ये, तो 16 इसमें टोटल आर्टिकल हैं। अनुसूची इसमें हमारी 11वीं नंबर की अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। देखिए मूल संविधान जब लागू हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या जो है 8 थी, लेकिन अब जो है अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। तो 11वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो है 29 विषय थे टोटल। देखो 2 और 9 11 होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 और 9 11 जो है इसमें टोटल 29 विषय थे। ये आप ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी।
इसके अलावा मैं बताऊं भाग 9 का जो है हमारा वो नगर पालिका है। नगर पालिका को जो है वो इसको जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 का था, इसको 1993 में लागू हुआ और इसके द्वारा जो अनुसूची थी वो 12वीं जोड़ी गई। देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्रामीण स्तर पर 3 स्तरीय होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो जाता है, ब्लॉक स्तर पर हो जाती है, जिला स्तर पर हो जाती है। इसी तरीके से जो जो हमारी जो शहरी वाली व्यवस्था होती है, अर्बन जो व्यवस्था होती है, उसमें सबसे नीचे जो है हमारा चेयरमैन पद हो जाता है, उसके ऊपर जो होता है जिलाध्यक्ष होता है, उसके ऊपर क्या होता है मेयर होता है हमारा, तो नगर निगम हो जाता है। तो ये जो है हमारा भाग 9 काम है। इसके अलावा सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इनको जोड़ा गया था, भाग 9 खा का हिस्सा है। तो संविधान का भाग 9 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से ये रिलेटेड है। पंचायती राज व्यवस्था देखो डीपीएसबी में महात्मा गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, अनुच्छेद 40 में इसको रखा भी गया है। इसके अलावा मैं बताऊं भाग 10 जो है इसमें एससी और एसटी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके बारे में भाग 10 में लिखा गया है। अनुच्छेद 244 और 244A इसके बारे में जो है इसमें लिखा गया है। इसके बाद बात करूं भाग 11 क्या है, हमारा संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, जो संघ और जैसे सेंटर और स्टेट के बीच किस तरीके से का संबंध रहेगा वो भाग जो है हमारा 11 में लिखा गया है। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के तक जो है इसके बारे में लिखा गया है। इसके बारे में बता दूं भाग 12 जो है हमारा, क्योंकि पिछली क्लास में भाग 11 तक देख चुके थे। इसके बाद मैं बताता हूं भाग 12 जो हमारा वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद के बारे में जो है इसमें लिखा गया है। तो इसमें जो है अनुच्छेद अपना ध्यान रखिएगा 264 से लेकर के 300A तक जो है इसमें लिखा गया, 300 का तक। देखो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो जो नागरिकों का मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसको 31 से हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये जो है हमारा भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद लिखा गया है। इसके बाद बात करेंगे भाग 13 के बारे में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में जो है लिखा गया है। तो ये मैं आपको बता दूं ये भाग 13 में जो है हमारा अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 जो है वो इसका उल्लेख है। तो ये भाग 13 है हमारा, इसमें व्यापार जो है ये हमारा हो जाता है 301 से लेकर के 307, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे भाग 14 है जो हमारा संघ एवं राज्यों की जो अधीन सेवाएं होती हैं, जैसे जो यूपीएससी है हमारा, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, इसके बारे में भाग नंबर 14 में लिखा गया है। इसका अनुच्छेद मैं आपको बता दूं 308 से लेकर के 323 तक जो है हमारा इसमें आर्टिकल होता है। तो ये जो है हमारा संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज जो होती हैं, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए यूपीएससी में आप हो जाते हैं, इसके बाद क्या ट्रिब्यूनल में चले जाइए, अधिकरण जो है अब भाग 14 काम में लिखा गया है, इसका जो वर्णन है। तो इसका जो है 323A और 323B जो है इसमें 2 आर्टिकल हैं, 323A और 323B, ये भाग 14 काम में आता है। इसके अलावा भाग 15 जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन। यदि मान लीजिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, इसके बाद क्या आता है निर्वाचन आ जाता है, इलेक्शन हो जाता है। भारत में जो इलेक्शन होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन कहाँ है अनुच्छेद नंबर 15 भाग 15 में, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको संविधान के द्वारा पावर मिली हुई है। तो ये जो है भाग 15 में दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इसका जो अनुच्छेद है वो 324 से लेकर के 329 तक जो है इसका अनुच्छेद होता है। देखो भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन के बाद क्या होगा, कुछ वर्गों के विषय में उपबंध हो जाएंगे। तो जैसे जो कुछ मान लीजिए SC ST हैं, उन लोगों के लिए जो है इलेक्शन जीतने के बाद क्या है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध। तो ये जो है भाग 16 में हमारा लिखा गया है। इसका अनुच्छेद मैं आपको बताऊँ 330 से लेकर के 342 तक जो है इसके बारे में लिखा गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं भाग नंबर 17 हमारा क्या है, राजभाषा इसमें दी गई है। तो राजभाषा मतलब जो हमारी लैंग्वेजेज हैं संविधान में, वो जो कितनी लैंग्वेज हैं उसके बारे में लिखा गया है। 343 से लेकर के 351 तक इसमें वर्णन है। देखो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन अब जो सब भाषाओं की टोटल संख्या है वो 22 भाषाएं भारतीय संविधान का हिस्सा हैं और ये 8वीं अनुसूची में भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा भाग 17 हो जाता है। भाग 17 के बाद भाग 18 हमारा कहता है इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी जो होती है, जैसे इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो इमरजेंसी जो है 3 तरह की होती है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 के तहत, और 356 के तहत होता है राज्य का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। 360 होता है वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 3 शर्तों पर लगाया जा सकता है। या तो मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाता है, या युद्ध की स्थिति हो जाती है, या सेना जो है वो सशस्त्र विद्रोह कर देती है।
इसलिए। तो 3 स्थिति में ही जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका जो दुरुपयोग हुआ था 1975 में 26 जून 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है, जो आप जानते होंगे भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो इसके बाद जो है जो आंतरिक अशांति का जो ऑप्शन है अनुच्छेद 352 से उसको हटा लिया गया है। अब जो भारत में जो है आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है सिर्फ तीन ही स्थिति में लगाया जा सकता है। जो हमारा आंतरिक अशांति है इस पर नहीं लगाया जाएगा। 356 में होता है हमारा वो क्या कहते हैं इसको, जो राष्ट्रपति शासन होता है 356 में आ जाता है। 360 में जो है हमारा वित्तीय आपातकाल होता है। इसके अलावा मैं बता दूं जो हमारा जो भाग 18 है इसका आर्टिकल जो है वो 352 से लेकर के 360 तक ही इसके अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। आपातकाल का जो उपबंध है वो भाग 18 में है। इसके अलावा भाग 19 में जो है इसमें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को जो विशेष अधिकार होते हैं जैसे क्षमादान वगैरह के, ये सब जो हैं 361 से लेकर के 367 तक जो है इनको ये अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगला जो है हमारा भाग 20 जो है संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए संविधान बन के तैयार हो गया, कल को कोई ज़रूरत पड़ती है संविधान संशोधन की, तो वो भी संविधान निर्माता हमारे जो है बना के गए थे। तो संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद नंबर 368 है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि संविधान को अडॉप्ट ही किया गया है, हर जगह से जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिली है लपेट ली गई है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है। तो ये इसके अलावा भाग 21 में बता दूं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं अनुच्छेद 369 से लेकर के 392, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भाग 22 के बारे में जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो भाग लास्ट में क्या होता है, संक्षिप्त नाम लिखा होता है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भाग 22 में लिखी गई हैं। तो ये दोस्तों था हमारा संविधान का जो भाग थे 1 से लेकर के 22 तक, ये मैंने आपको बताया। ये 1-2 क्लास में मैं आपको और रिवाइज करा दूंगा, तो ये आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये हमारा भारतीय संविधान का भाग था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।